तो अब तक हमने देखा कि किस तरह बिल तो जा चुका है और अभी भी इस टाउन के अंदर एक सीरियल किलर घूमने लग रहा है जो सुकी को मारना चाहता है। तो अब देखते हैं सुकी को कौन बचाएगा जहां पर सैम उसके साथ नहीं जा पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। आप देख रहे हैं शो टाइम और मैं हूं हेमंत और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले गाइज मेरे चैनल की रीच बढ़ाने के लिए प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि मैं आपके लिए ये सीरीज कंटिन्यू करता रहूं हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहां पर हम देखते हैं कि सुकी सोई तो थी कुत्ते के साथ में, जब वो उठी तो उसको कुत्ते की जगह सैम नजर आता है, वो भी नंगू पुंगू, जिसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और डर के पीछे हटने लगती है। जहां पर सैम समझाता है कि वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए और तभी सुकी को लगता है कि वो तो एक किलर भी हो सकता है जो उसके पास आ चुका है उसे मारने के लिए। बट यहाँ पर सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट सुकी उसको मार के वहां से भागती है। बट हम देखते हैं सैम कुत्ता बन के उसके पास जाके उसे बताता है कि वो एक शिफ्टर है और यहाँ पर वो कंफ्यूज थी कि पहले तो वैम्पायर्स और अब शिफ्टर क्या होते हैं। जहाँ पर सैम आराम से बैठाकर सुकी को बताने लगता है कि शिफ्टर किसी भी जानवर की शेप ले सकते हैं। नॉर्मली वो कुत्ते की लेता है बट बिल्ली बर्ड बनना उसके लिए आसान है, बट वो इंसान नहीं बन सकता है। और यहाँ पर सुकी जानना चाहती है कि क्या उसकी पूरी फैमिली में सब लोग ऐसे हैं, बट पता चलता है कि सैम तो अडॉप्टेड था तो उसके बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है और वो फुल मून के दिन शिफ्ट हो जाते हैं। बट वो वेयरवुल्फ नहीं है क्योंकि वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर सुकी ये जान के और घबरा चुकी थी कि कितने सारे क्रीचर्स होते हैं जिसके बारे में उसे नहीं पता है और शायद उसकी ग्रैंडमा को किसी वेयरवुल्फ नहीं मारा हो। बट यहाँ पर सुकी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी इन बातों को जान के, क्योंकि सैम को कई सालों से जानती है और उसने ये बात कभी भी उसे नहीं बताई। और तभी सुकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और जैसे सैम उसके पास जाने की ट्राई करता है वहां पर सुकी नहीं समझती है उसकी बातों को और उसको डांटने लगती है कि वो उसे किस करने वाला था और आगे पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली थी और उसने अपने शिफ्टर होने के बारे में उसे नहीं बताया, तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है वो। बट यहाँ पर सैम को लगा कि सुकी समझेगी, शायद दूसरे ना समझे बट सुकी तो समझ सकती है ना क्योंकि वो भी डिफरेंट है। बट यहाँ पर सुकी को लगता ही नहीं है कि वो डिफरेंट है और यहाँ से गुस्से में जाने लगती है और सैम को अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे टर्न नहीं करना था और अपना सीक्रेट नहीं बताना था। और तभी हम टैरो को देख पाते हैं उन्हीं जंगलों में जहां पर वो विच से मिली थी और उसको $800 दे दिए हैं। और यहाँ पर ये विच अपना रिचुअल स्टार्ट करती है और उस मोमेंट पे उसके हाथ पे थूकती है और उसको उसके आंखों पे रगड़ने के लिए कहती है, जिसके लिए टैरा साफ मना करती है। बट इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए वो रेडी थी। जहां पर टैरा को वो कुछ ड्रिंक पीने के लिए देती है जहां पर वो टैरा के अंदर से हेट और ये डीमन को बाहर निकाल के फेंक देगी। और विच एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर जंगल में रहना बेटर है क्योंकि यहाँ पर डीमंस नहीं होते, असली डीमंस तुम्हारे शहरों में हैं जिनसे मैं बच के यहाँ पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर टैरा को ड्रिंक पिलाने के बाद यहाँ पर उल्टियां होने लगती हैं क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी और ये रिचुअल का एक पार्ट था। जहाँ पर वो उल्टी करने के बाद हलुसिनेट करती है एक बच्ची को जो वो खुद थी बचपन में और हम देखते हैं उसको देख के डरने लगती है। बट तभी विच एक्सप्लेन करती है कि ये डीमन है, इससे डरो मत और उसको मार दो। और यहाँ पर उसको चाकू देती है और वो हवा में उस बच्चे को मार डालती है और चाकू पे असली खून भी लग चुका था जिसको देख के टैरा डर चुकी है। और इस मोमेंट पे विच उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा डीमन मर चुका है और अब तुम बिल्कुल सेफ हो। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी बट उसको लगता है कि चलो उसका डीमन तो निकल गया। और अगली सुबह जाती है सीधा अपनी मॉम के पास ये गुड न्यूज देने के लिए, जिसको देख के उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। और वो दोनों प्लान करते हैं कि एक दूर लंबी ट्रिप पे चलते हैं कुछ खाने के लिए, जहां पर दोनों जाते समय बात करते हैं कि किस तरह टैरा की मॉम के पास लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी चला नहीं पाएगी और उसको टैरा पे डिपेंड होना पड़ेगा। बट यहाँ पर टैरा इतनी खुश थी कि वो ये सब करने के लिए तैयार है। जहां पर उसकी मॉम की थोड़ी तबीयत खराब होने पर वो एक फार्मेसी पे रुककर अपनी मॉम के लिए दवाइयां लेने लगती है और तभी टैरा को नजर आती है वही लेडी जो अपने आप को विच कह रही थी और वो टैरा को देख के डरने लगती है और यहाँ वहां भागती है। बट टैरा उसको पकड़ के पूछती है कि ये सारा झूठ क्यों बोला। जहां पर विच एक असली विच ना होकर एक लेडी थी जो फार्मेसी में काम करती है और उसने सब झूठ बोला एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। और यहाँ पर उसकी हालत खराब है क्योंकि उसका एक बेटा लड़ाई के लिए गया हुआ एक जेल में है और उसके 3 बच्चे हैं और उन सबको संभालने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे ठगा और अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। और जिसको देखे टैरा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगा था कि वो सही हो सकती है और गुस्सा आने के बाद वहां से जाने लगती है। बट वो विच जो लेडी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर बिलीफ में बहुत ज्यादा पावर है, तुम्हारी माँ को बिलीव हो चुका है कि वो सही हो चुकी है तो उसने दारू छोड़ दी है, तो प्लीज उसको मत बताना कि मेरी
असलियत क्या है, जिसे देख के उसे गुस्सा तो बहुत आता है बट वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसको अपनी मॉम की तबीयत नॉर्मल रखनी है। और फिर भी गाइज मेरी उम्मीदें तो टूट चुकी हैं क्योंकि इस विच का जादू देख के मुझे लगा था कि मैं अपनी एक्स को इसके पास भेज दूं तो शायद वो सही हो सके, बट होना नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं अपनी मॉम के साथ जाने के बाद वो गुस्सा थी और सीधा टाउन की तरफ वापस जाने लगती है, जहां पर उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा है कि गुस्सा क्यों है, बट यहाँ पर टेरा ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती है। और वहीं हम देखते हैं एमी को एडी के साथ में, जहां पर वो एडी का वैम्पायर ब्लड कलेक्ट कर रही थी और वहां पर उससे थोड़ा गुस्सा थी और यहाँ पर उसको कोई वैल्यू नहीं दे रही है। और उस मोमेंट पे एडी एक्सप्लेन करता है कि जेसन एक अच्छा इंसान है और एमी नहीं। और यहाँ पर एमी को ये भी पता चल चुका था कि जेसन के साथ चुप चुप के एडी बात करता है, जहां पर वो उसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ये कैसे जेसन को एमी बहुत ज्यादा पसंद है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। बट एमी को ये बात पसंद नहीं थी कि वो ये सारी बातें इस एडी नाम के वैम्पायर से शेयर कर रहा है जो उसकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रखता है। और यहाँ पर उसको डांटते हुए उसका ब्लड निकालने की कोशिश करती है, बट तभी उसे मिलती है ट्रू ब्लड की बोतलें जो यहाँ पर जेसन उसे फीड करने लग रहा था। और यहाँ पर एमी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये वैम्पायर को फीड करे, वो चाहती है वैम्पायर उनके काम आए और फिर मर जाए। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है एडी कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, मैं मर रहा था, मैं तड़प रहा था और सिर्फ जेसन ने मेरी हेल्प की है। और यहाँ पर अगर तुमने मुझे मार दिया तो जेसन शायद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम चाहो तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। बट तभी हम देखते हैं एमी को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी ये बात कि उन दो निब्बा निब्बी के बीच में ये वैम्पायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ऊपर से जेसन को उससे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, उनके रिलेशनशिप के लिए बुरा हो सकता है। और यहाँ पर एमी हर साइकोपैथ गर्लफ्रेंड की तरह बदला लेने की सोचती है, बट तभी वो जाके मिलती है थोड़ी देर में जेसन से। बट वो तभी जेसन के पास जाकर उससे अच्छे से बिहेव करती है और उससे पूछती है कि जो भी हम करने लग रहे हैं एडी के साथ वो सब रॉन्ग है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जेसन तो स्टार्टिंग से ऐसा चाहता था, जहां पर एमी उसको मैनिपुलेट करते हुए एक्सप्लेन करती है कि अगर हम एडी से प्यार करें, वैसे तुम तो करते ही हो, और अगर मैं भी करने लगूं तो हम तीनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, वो हमारे काम आ सकता है। और अगर उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया और वो बंदा उसी के साथ हमेशा रहने लग जाए और वैसा अगर हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एडी को पैसे कमाने के लिए, दुनिया घूमने के लिए और सब कुछ करने के लिए। और यहाँ पर छोटी बुद्धि वाला जेसन इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि यहाँ पर एमी एडी को पसंद करने लगी है और इससे खुश होते हुए जाने लगता है। बट यहाँ पर एमी के प्लान कुछ और ही थे, जहां पर वो एडी को अपने रिलेशनशिप से निकालना चाह रही थी। और गाइज आपकी गर्लफ्रेंड कुछ आपसे ज्यादा ही स्वीट है तो समझ लो गड़बड़ पक्का होने वाली है। और फिर हम लफायेट को देख पाते हैं जिसके पास उसका बिजी पॉलिटिशियन फ्रेंड वैम्पायर ब्लड मांगने के लिए आया था, क्योंकि नर्वस है स्पीच देने से पहले, उसे थोड़ा वैम्पायर ब्लड चाहिए। बट यहाँ पर लफायेट के पास कोई ब्लड था नहीं और वो रात को कलेक्ट करने जाएगा तो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है जिससे उसका मूड फ्रेश हो जाए। और यहाँ पर उसका दोस्त ये सुन के भी खुश था। और वहीं हम देखते हैं मर्लॉट रेस्टोरेंट में सैम अर्लीन की वेडिंग प्लानिंग करने लग रहा था और यहाँ पर सैम सुकी की हेल्प लेना चाहता है, बट सुकी बोलती है कि बहुत ज्यादा बिजी है और यहाँ पर उसे इग्नोर करने के लिए वो बात करने लगती है टेरी से और एक्सप्लेन करती है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है, बाकी सब की तरह नहीं जिनके अजीब अजीब सीक्रेट्स होते हैं। और यहाँ पर टेरी एक्सप्लेन करता है कि उसके बहुत सारे सीक्रेट हैं और अगर उन्हें जानेगी तो सुकी उसकी दोस्त रहेगी नहीं। और कहीं ना कहीं वो बात कर रहा था कि वो ईरान वॉर में रह चुका है और उसने कई सारी अजीब और खतरनाक चीजें देखी हैं। और यहाँ पर सुकी जाने लगती है कि वो कहीं ना कहीं सैम को इग्नोर कर रही थी। और तभी वहां पर लीन आके सैम को रोकती है काम करने से। पहले तो उसको थैंक यू बोलती है कि सब अरेंज कर रहा है, बट उसके लिए ये सब चीजें फिर से होनी चाहिए क्योंकि परफेक्ट कलर कोऑर्डिनेशन में नहीं है, जिसको देख के सैम को गुस्सा तो बहुत आता है क्योंकि वो फ्री में सब करने लग रहा था। बट अर्लीन का दिन ना बिगाड़ते हुए वो फिर से करने के लिए तैयार था, जहां पर उसकी मदद टेरी करने लग रहा था। और पता चलता है कि टेरी की फैमिली बहुत पुरानी है और ये पुरानी डिजाइन इन सब के बारे में जानता है क्योंकि उसकी भी बहन ये सब चीजें पसंद करती है। और इन सब को याद करते हुए सैम को अपनी फैमिली याद आने लगती है, जहां पर वो एक टाइम पे डरने के बाद एक डॉग में बदल गया था और उसकी फैमिली ये सब देखकर डर चुकी थी और उन सब चीजों को याद करने लगता है और वापस काम पर लग जाता है। जहां पर हम देखते हैं रात को पार्टी शुरू हो चुकी थी और सब लोग एक्साइटमेंट में नाच गा रहे थे उसी मर्लॉट्स रेस्टोरेंट में। और यहाँ सुकी अकेले बैठ के एंजॉय कर रही थी, जहां पर टेरी उसके पास आने की ट्राई भी करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर सुकी
बिल को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और ये देख के टेरी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि मरे लोगों की बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पर्सनल ट्रॉमा ही ऐसे हैं। और यहाँ पर सुकी अकेले बैठ के फिर से एंजॉय करने लगती है पूरी पार्टी को, बट उसे इन्वॉल्व होने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है इस मोमेंट पर। और तभी जेसन उसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है और जाने से पहले एडी को फीड करने लगता है ट्रू ब्लड और एक्सप्लेन करता है कि देखो अब एमी ने भी अलाउ कर दिया है तो छुप के ब्लड पिलाने की जरूरत ही नहीं है और एमी बहुत ही अच्छी है, तुम समझ नहीं रहे हो एडी। बट हम देखते हैं एडी एक्सप्लेन करता है कि क्या उसने तुम्हें बताया कि तुम मुझे छुप छुप के ब्लड पिलाते थे, उसको पता है, उसने सब कुछ चेक कर लिया है और वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है और वो एक साइकोपैथ है। बट यहाँ पर जेसन बोलता है मेरे साथ कोई नहीं खेल सकता, मैं यहाँ पर स्मार्टेस्ट हूँ। बट हम देखते हैं एडी को पता था ऐसा कुछ भी नहीं है और वो लड़की इसका बेवकूफ बना रही है हमेशा की तरह। बट हम देखते हैं जेसन ये मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर जब एमी आती है दोनों चुप हो चुके थे और एमी एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर एडी उनकी फैमिली का पार्ट है और यहाँ पर वो टीवी लगा देगी उसके लिए, अगली बार वो जाएंगे तब। और यहाँ पर दोनों जाने लगते हैं उसी पार्टी में और अब एडी सोच रहा है कि उसकी मौत पक्का पास ही आने वाली है क्योंकि एमी पूरी साइकोपैथ है और उसे मार देगी। और यहाँ ब्लड कलेक्ट करने के लिए एडी के घर पे जा चुका है लाफायेट और वहां पर उसके नाम मिलने पर उसे डर लगने लगता है कि अगर दूसरे वैम्पायर्स को बात पता चली कि वो ब्लड चुराने लग रहा है तो उसकी खैर नहीं है। और उसको लगता है कि पक्का ये जेसन नहीं किया है और वो जेसन को ढूंढने के लिए उसी पार्टी में जाने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लाफायेट की हालत सच में टाइट है। और वहीं हम देखते हैं पार्टी के अंदर सुकी अकेली बैठी थी और इस टाइम पे अर्लीन ये देख के समझ पा रही थी कि सुकी अलोन फील कर रही है तो रेने को भेजती है उसके साथ डांस करने के लिए, जहाँ पर रेने एक्सप्लेन करता है कि वो बिल को देख के खुश है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रेफर करता है कि सुकी ज़्यादा डिजर्व करती है अपने लाइफ में और वो किसी अच्छे इंसान को डेट कर ले। बट यहाँ पर सुकी को बात अच्छी नहीं लग रही थी और यहाँ पर सैम सुकी के पास आके डांस करने लगता है उसके साथ और उसे बताता है कि जो भी उसने किया उसके लिए वो सॉरी है, उसे माफ कर दे। बट यहाँ पर सुकी उसे माफ नहीं करने वाली थी क्योंकि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसने छुपाया है उससे और उसको पसंद नहीं आया कि वो टेरा के साथ रिलेशनशिप भी कर रहा है और उसको कुछ भी नहीं बता रहा है। और इस मोमेंट पे अब सैम को गुस्सा आने लगता है जैसे कि सुकी अपनी सारी बातें उसे बताती हो और यहाँ पर वो क्या डिजर्व करती है, अगर वो एक शेप शिफ्टर है तो इसमें उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और गुस्से में वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे सुकी पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, जिसको देख के सुकी को बुरा लगने लगता है। और वहीं पार्टी में आ चुका था जेसन जो अपने दोस्त होयट और रेने के साथ ड्रिंक करने लगता है और यहाँ पर सब लोग खुश थे, स्पेशली होयट एमी को देख के कि शायद वो जेसन की बेस्ट गर्लफ्रेंड है जो उसे भी पसंद आई है और शायद जेसन को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए इस लड़की से। बट यहाँ पर जेसन को डाउट था कि उसे अभी शादी करनी चाहिए या रुक के, बट रेने को लगता है कि जल्द से जल्द शादी कर ले तो बेटर है क्योंकि एमी जैसी लड़की उसे आगे नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये देख के तीनों दोस्त खुश होने लग रहे थे और तभी होयट की मोम आके उसे डांटने लगती है कि इतनी ड्रिंक मत करो। बट यहाँ पर होयट शराबी की एक्टिंग करते हुए अपनी माँ को धमकाता है कि वो और पीने वाला है, 3 नहीं 7 बोतलें पिएगा और यहाँ पर वो फुल ड्रंक होके यहीं पर पड़ जाएगा बट तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। जिसको देख के होयट की मॉम को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो कुछ कर नहीं पाती है। और यहाँ पता चलता है कि होयट की जिंदगी पूरी तरह से उसकी मॉम ने अपने कब्जे में करके रखी हुई है, ममाज बॉय बना के रखा हुआ है उसे, और जो होयट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वही हम देखते हैं अर्लीन एमी और सुकी बैठ के बात करते हैं जहाँ पर अर्लीन बहुत ज्यादा खुश थी, रेने उसके बच्चों को अच्छे से बिहेव करता है और बाकी सब चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी उसके साथ। और यहाँ पर एमी भी जेसन की तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा है और वो बिल्कुल सिंपल है और जो भी मन में होता है साफ कह देता है। बट सुकी का मानना था कि उसका भाई जेसन सोचता ही तो नहीं है, उसमें बुद्धि हो तभी तो सोचेगा और हर कोई ना कोई सीक्रेट तो पक्का रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब सैम से गुस्सा थी और उसे लगता है कि सारे मर्द लोग कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही हैं। जिसको देख के अर्लीन और एमी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर सुकी इतना गुस्सा क्यों है। और तभी हम टेरा को देख पाते हैं जो फुल ड्रंक है क्योंकि उसने इतने सारे पैसे लॉस्ट कर दिए हैं और उसका कोई इलाज हुआ नहीं उस विच से। उसके बाद वो बहुत ज्यादा ड्रंक है जिसकी हालत देखकर सुकी उसको कंट्रोल करने के लिए कहती है, जहां पर टेरा सुकी से मिसबिहेव करती है कि यहाँ पर वो डेट कर रही है सैम को तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए
और उसका बॉयफ्रेंड ब्लड पीने वाला है, उससे तो बेटर ही है ना सैम। और यहाँ पर सुकी कहीं ना कहीं उसको हिंट देना चाहती थी कि सैम एक शेप शिफ्टर है, बट यहाँ पर वो बता नहीं पाती है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सैम के पास तो डिटेक्टिव एंडी आ चुका है, जो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा पास्ट क्या है, ना तुम्हारे कोई रिकॉर्ड है, और इस टाउन में आने से पहले तुम कहाँ थे। जहां पर सैम एक्सप्लेन करता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका किसी भी मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बारे में एंडी सोच रहा है। बट एंडी को तो लगता है कि यही कातिल है, क्योंकि पहले भाग चुका था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट यहाँ पर सैम विजन करने लगता है अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के घर को, जहां पर उस रात के बाद जब वो जानवर में बदल गया था, वो घर छोड़ के जा चुके थे, सिवाय सैम के रूम को। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल था उन चीजों को सोचकर, और यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसके पेरेंट्स अडॉप्टेड थे और वो एक कातिल नहीं है। बट यहाँ पर एंडी तो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बट तभी यहाँ पर आ चुकी थी टेरा फुल नशे में, जहां पर वो एंडी को खूब डांटती है कि यहाँ पर ये कोई काम नहीं है डिटेक्टिव पने करने का, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसको डांटते हुए सैम को अपने साथ ले जाने लगती है और उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। बट यहाँ पर सैम उसे बताना चाहता है कि वो एक शिफ्टर है, एटलीस्ट वो किसी को तो सच बताए। बट यहाँ पर टेरा सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। बट यहाँ पर सैम के डांटने पर उसे गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच झगड़ा होता है, क्योंकि सैम जानना चाहता था कि यहाँ पर क्या उसका विच क्राफ्ट से उसका डीमन निकल गया, क्या वो सही फील कर रही है। बट यहाँ पर टेरा बताना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। और वहां से गुस्से में निकल जाती है टेरा, जिसको देख के सैम को समझ नहीं आता कि टेरा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और वहीं टेरा का भाई लाफायेट आ चुका था उसी पार्टी में, जहां वो जेसन को ढूंढने लग रहा था। और जेसन को ढूंढते ही उसके पास जाता है गुस्से में, जेसन को बताता है कि उसका बंदा जो सप्लाई करता है उसे ब्लड, वो गायब हो चुका है। और अगर दूसरे वैम्पायर्स को पता चला तो जिस तरह तुम्हारी दादी और दो लड़कियां गायब हुई हैं, उस तरह मैं भी गायब हो सकता हूं और तुम भी, और तुम्हें बताना होगा तुम्हारे पास है क्या। बट हम देखते हैं जेसन साफ मना करता है कि उसे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा है। बट यहाँ पर लाफायेट बहुत बुरा डरा हुआ था और बोलता है कि वैम्पायर हमारे पीछे जरूर आएंगे, जैसे ही पता चलेगा वो बंदा गायब हो चुका है, वो तुम्हें भी मार सकते हैं जैसे तुम्हारी दादी को मारा है, और मैं नहीं मरने वाला हूं। और ये कहते हो डर के वहां से भागने लगता है। और अब जेसन समझ चुका था शायद गड़बड़ बड़ी है और उसको अपनी गलत करी हुई चीजें सही करनी ही पड़ेंगी। और वही हम देखते हैं सुकी को, जो अकेले जाने लगती है और आइस लेने के लिए, और यहाँ पर लाइट्स बंद होती हैं और उसे विजन आते हैं किसी इंसान के जो मारने के बारे में सोच रहा है, और जैसे उसने पहले भी किसी को मारा होगा। हम देखते हैं उन विजन को सोचते हुए वो समझ जाती है कि जो किलर उसे मारने आ रहा है वो इस रेस्टोरेंट में अभी है, और वो डर के छुपने लगती है। और जैसे ही वो अटैक करता है, वो यहाँ वहां भाग के अपनी जान बचा रही थी। बट हम देखते हैं गाइस, किलर स्टार्टिंग से ही सुकी के पीछे था और वो इस पार्टी में भी आ चुका है, जहां पर सुकी बच तो जाती है उस किलर से, क्योंकि वहां पर सैम आ जाता है और सैम उसको अपने गले लगा लेता है और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जो सुकी ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट गाइस, मेरी निगाहें है ना ये सब ऑब्जर्व करने के लिए, मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि सुकी को ज्यादा ही क्लोजली पकड़ रहा था, और जिस मोमेंट पे सुकी बहुत बुरी डरी हुई थी। और वहीं टेरा अपने घर की तरफ निकल लेती है फुल नशे में दारू पीते हुए, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी झंड हो चुकी है। पहले फ्रॉड हो गया, बाद में दोस्तों से लड़ाई हो गई, और वापस जाते समय उसे रोड में नजर आती है एक लेडी एक बड़े पिक के साथ, जिसको देख के वो अजीब से डरती है और अपनी गाड़ी को सीधा पेड़ में जाके ठोकती है। और इस मोमेंट पे वो लेडी स्माइल करते वहां से जाने लगती है, जैसे कि वो वेट ही कर रही थी टेरा का उसकी गाड़ी ठुकवाने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं जेसन को, जिसे लगता है कि अब उन्हें एडी को रिलीज कर ही देना चाहिए, जहां पर उसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी एमी। और यहाँ पर जेसन एक्सप्लेन करता है कि हमें करना ही पड़ेगा, अभी इस मोमेंट पे उसके पास कोई और चारा नहीं है। और वो किस करता है एमी को और सीधा खोलना स्टार्ट करता है, जिसको देख के एडी बहुत ज्यादा खुश था। बट यहाँ पर एमी मानने वाली नहीं थी, वो एक बड़ा सा वुडन प्लैंक लेके सीधा मारती है एडी को और उसको खत्म कर देती है, जिसको देख के जेसन डर चुका था और पता चल चुका है उसका रियल फेस कि कितनी बड़ी साइकोपैथ है एमी। बट इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो एडी मर चुका है। और अब देखते हैं जेसन की छोटी बुद्धि में अकल आती है कि नहीं, और वो एमी से रिलेशन रखेगा कि नहीं अगले एपिसोड में। और अब हम देखते हैं बिल द वैम्पायर को, जो जा चुका है एरिक और पैम के साथ अपनी सुनवाई के लिए, क्योंकि उस पे इल्जाम लगा था अपने ही काइंड को मारने के लिए, जो था लॉन्ग शैडो। और यहाँ पर मैजिस्टर
फैसले करता है, जहां पर हम देखते हैं उसने एक का फैसला सुनाया था जिसने दूसरे वैम्पायर की ह्यूमन पे फीड किया था कि उसके दोनों दांत निकाल दिए जाएं और यहाँ पर 3 महीने तक उसे भूखा मारा जाए। जहां पर गाइस वैम्पायर्स में लोग बहुत फेमस है कि अगर एक वैम्पायर एक इंसान को चुन लेता है उस पर फीड करने के लिए तो वो सिर्फ उसी का है, कोई दूसरा वैम्पायर उस पर फीड नहीं कर सकता है, और अगर वो करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पर अगला केस था बिल का, जहां पर उसने लॉन्ग शैडो को मार दिया था एक इंसान को बचाने के लिए, जिसको सुन के सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसी जरूरत कैसे सोची अपने काइंड को खत्म करने के लिए। जहां पर बिल एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की को एरिक ने बुलाया था और वो लड़की मेरे से बिलोंग करती थी और लॉन्ग शैडो एरिक के बिजनेस को हार्म करने लग रहा था, और यहाँ पर लड़की को सिर्फ हेल्प के लिए बुलाया था, और अगर उस पर पूरा फीड करता तो उसे खत्म कर सकता था, जो बिल्कुल गलत था। और हम देखते हैं यहाँ पर मैजिस्टर ह्यूमंस को कुछ नहीं समझते हैं, उनके लिए इंसान का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर वो बिजनेस में लॉस करा रहा था तो गलत है, बट जो बिल ने किया है वो भी सही नहीं है, उसे पनिशमेंट मिलेगी। 5 साल तक सिल्वर चेन में बांधकर उसे पटक दिया जाएगा जब तक उसकी खुद की खाल ना उधेड़ने लग जाए। और यहाँ पर बिल इस पनिशमेंट को सुन के डरने लगता है कि तब तक सुकी की रक्षा कौन करेगा उस सीरियल किलर से, बट यहाँ पर अब वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बट यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि किस तरह बिल इंसानों पे बहुत ज्यादा दया रहम दिखाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको सबक सिखाने के लिए एक दूसरी सजा रखी थी अगर उसे 5 साल चेन में बंध के नहीं रहना है, तो वो थी एक इंसान को वैम्पायर में टर्न करना, जो बिल ने अब तक नहीं किया था, जिसके लिए पहले तो बिल मना करता है, बट वहां पर उस लड़की को लाया गया था और यहाँ पर लड़की डरी हुई थी और बहुत बुरी घबराई थी क्योंकि उसे किडनैप करके यहाँ लाया गया है, जो बहुत ही भोली भाली सी लड़की है। बट यहाँ पर बिल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पहले तो साफ मना करता है और 5 साल वाली सजा को एक्सेप्ट करता है, बट थोड़ी देर में समझता है कि उसे इस लड़की को वैम्पायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और उसके ऊपर फीड करने लगता है, जहां पर ये लड़की चिल्लाती है डर से और उसका पूरा ब्लड पीने की कोशिश कर रहा था बिल। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर शायद बिल एक और नया वैम्पायर बना लाएगा अपने साथ, जैसे एरिक के पास पैम है। और आगे देखते हैं होता है क्या कि ये सीरियल किलर है कौन, क्या सैमी सीरियल किलर है, जानते हैं अगले एपिसोड में। और ये लेडी कौन थी जो पिक के साथ रास्ते में खड़ी थी, ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। और गाइस अगर आप लाइक करोगे तो मैं सीजन 2 भी लाऊंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।